नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी ने उनसे प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पर्यावरण मंत्रालय में राज्य के लंबित मामलों के संबंध में जानकारी देते हुए इनके शीघ्र निस्तारण का अनुरोध किया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया है। बहुत सारे जो हमारा जो राज्य है, यहाँ पर वन विभाग से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं और वन विभाग के कारण से, उनकी एनओसी नहीं होने के कारण से और बहुत विलम्ब भी हो जाता है। तो आज हमने माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से उनसे अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ के जो भी वन विभाग से रुके हुए काम हैं, भारत सरकार के स्तर पर जो हमको एनओसी मिलनी है, जिनमें क्लियरेंस होना है, उन सभी पर वो क्लियरेंस करवा दें। इसके साथ साथ जो इस समय वनाग्नि की समस्या है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। हमारे यहाँ एफआरआई भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके संबंध में जो नई नई यहाँ पर रिसर्च हो रही है और अधिक से अधिक लाभ हमारे प्रदेश को मिले, क्योंकि हमारा प्रदेश का अधिकांश हिस्सा वनों से आच्छादित है। और उत्तराखंड में लगातार बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी यूपीसीएल अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजली संकट को लेकर कहा है कि राज्य में बिजली संकट को लेकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली संकट को लेकर जल्द ही क्राइसिस मैनेजमेंट तैयार किया जाएगा। नहीं, हमने अभी इसके लिए योजना बनाई है और आपने देखा होगा कि अगले एक हफ्ते के लिए हमने इसमें कार्य योजना तैयार कर ली है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार का संकट आया है उसका हम क्राइसिस मैनेजमेंट करें और रास्ता निकालें। हाल ही में विधानसभा चुनाव में करारी मात के बाद अब आम आदमी पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे को फेरबदल कर काशीपुर के जुझारू नेता दीपक बाली को प्रदेश की कमान सौंप दी है और राष्ट्रीय नेतृत्व से सलाह मशवरे के बाद अब जल्द ही दीपक अपनी टीम का गठन करेंगे। इससे एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की इकाई भंग कर दी थी। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी की बागडोर संभालने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक बाली ने काशीपुर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वो भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर आए थे। और शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में श्री केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग से भेंट की है और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक मोहन सिंह मेहरा भी मौजूद रहे हैं। चंपावत में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, जिसके बाद ये तय होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। इसके अलावा उत्तराखंड में सड़कों की हालत को लेकर क्या कुछ कहना है उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का, ये सुनवाते हैं। उत्तराखंड के मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। अगर चंपावत की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ने वाले हैं, उत्तराखंड में उपचुनाव है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां किस तरह से? देखिए, उम्मीदवार का चयन होना है अभी। इसके लिए हमने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें हमारे वरिष्ठ साथी सहयोगी विधायक अल्मोड़ा से माननीय मनोज तिवारी जी हैं, हमारे लोहाघाट के माननीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी हैं और लगी हुई खटीमा का क्षेत्र है विधानसभा, वहाँ से हमारे उपनेता कांग्रेस दल माननीय श्री भुवन कापरी जी हैं। और कल एक बैठक होनी है, बैठक संपन्न होने जा रही है चंपावत में, इसीलिए कि किस तरह से कौन उम्मीदवारों को, वहाँ पर उम्मीदवारों की दावेदारी होगी और सबकी राय ली जाएगी, राय शुमारी होगी, सबकी राय ली जाएगी। वरिष्ठ और कनिष्ठ हमारे सहयोगी साथी हैं और जिनका जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करने के उपरांत एक प्रस्ताव उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी को प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार का चयन होगा और उम्मीदवार का प्रत्याशी का चयन जल्द होगा।
इसके अलावा एक और सवाल, अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो सबको पता है पहाड़ी क्षेत्र है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहती है कि उत्तराखंड की सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन जनता की परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि सड़कों में और सुधार की ज़रूरत है? देखिए, चाहे वो स्टेट सेक्टर की सड़कें हों, राज्य योजना की सड़कें हों, चाहे भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें का निर्माण हो, चाहे वो जिला योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण हो, भारी अनियमितताएं हैं। बहुत ज़्यादा इसमें सड़कों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। सड़कें आज सड़क बन रही है और 2 दिन के बाद सड़क उखड़ जा रही हैं, गड्ढे पड़ गए हैं, कहीं पर पेंटिंग हो रही है तो कहीं सोलिंग नहीं हो रही है। और यह गर्मियों का सीज़न है, 4 धाम यात्राएं जोरों पर होने जा रही हैं, और लेकिन जो बुनियादी काम है सड़कों की क्वालिटी पर ठेकेदारों की और अधिकारियों की मिली भगत से क्वालिटी में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़कें उखड़ रही हैं और मेरा मानना है कि सरकार को इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स हैं, लोक निर्माण मंत्री हैं, माननीय सतपाल महाराज जी, वो पर्यटन मंत्री भी हैं, और पर्यटन और जब सड़कें ही बेहतर नहीं होंगी, सड़कों की क्वालिटी बेहतर नहीं होगी, इंतजामात ठीक नहीं होंगे, सड़कों की दुर्दशा होगी, गड्ढों से पट्टी सड़कें होंगी, तो कैसे हमारे श्रद्धालु आएंगे, कैसे हमारे पर्यटक आएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस दिशा में सरकार ने कोई पहल नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी जो चाहे उस तरह से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, एक गठजोड़ बन चुका है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और जुलाई में खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से पैनल तैयार करने को भेजने को कहा है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में पार्टी नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज देगी। और वहीं ये पैनल तैयार करने के लिए पार्टी की बैठकें शुरू हो गई हैं और मई के पहले हफ्ते में पार्टी पैनल तैयार कर लेगी। इस पैनल में 6 लोगों के नाम होंगे, जिनमें 2 या 3 महिलाएं भी शामिल होंगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजना की घोषणा करने के साथ ही जनसभा को संबोधित किया। चंपावत में उपचुनाव घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री के क्षेत्र में यह पहली जनसभा थी, और जहां उन्होंने कहा कि वो चंपावत जिले के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विधायकों ने बोला था कि मुख्यमंत्री जी हमारे वहाँ से चुनाव लड़े पूरे प्रदेश के अंदर, मगर हमने ये तय किया कि लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा चंपावत से आदरणीय भाई कैलाश गहतोड़ी जी ने जो मंशा व्यक्त की थी, उस मंशा के अनुरूप उन्होंने अपना इस्तीफा दे करके अपने इस क्षेत्र को मुख्यमंत्री दे करके अपने आप में सौभाग्य किया है। आगामी समय में जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर भाई धामी जी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चंपावत विधानसभा से विजय होंगे। और चूँकि ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का मुख्य द्वार है और यहीं से हमारा चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इस प्रकार से जो डेवलपमेंट है, जो पर्वतीय लोकसभा क्षेत्र है, इसका विकास और तेज़ गति से बढ़े, हमारी ट्रेनों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, रोड हमारी चौड़ी हो, और जो हमारी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसमें हम बहुत तेज़ गति के साथ काम कर रहे हैं, उसकी गति और बढ़े। ये अपने आप में सौभाग्य हुआ कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको हमारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र से नेतृत्व करेंगे, पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव की हार का जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अपना काम करने का तरीका, सोच और नीति में बदलाव करेगी तो भविष्य में सत्ता पर फिर काबिज होगी। साथ ही चंपावत उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि वो धामी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे। कांग्रेस की जो अपनी नीतियां हैं, जो सोच है, जो काम करने का तरीका है, उस सब को जनता समझेगी तो भविष्य में सत्ता में कांग्रेस आएगी।
और अभी ऐसा नहीं है कि चुनाव हम हार गए हैं तो हम ख़त्म हो गए हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सीरियस मोड पे जाएगी? निश्चित रूप से उपचुनाव को हम जीत की रणनीति बना करके लड़ने का प्रयास करेंगे और वो हमारा प्रदेश नेतृत्व तो उसकी तैयारी भी कर रहा है। और इस समय तो सारे हमारे प्रदेश के वर्कर भी खाली हाथ बैठे हैं और नेता भी बैठे हुए हैं। सबकी ड्यूटियां लगेंगी, सब जाएंगे और अच्छा कैंडिडेट का चयन नेतृत्व कर रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपनी सर्वे वगैरह करना शुरू कर दिया है। तो लक्सर में पुलिस क्षेत्र अधिकारी और लक्सर थाना अध्यक्ष ने ईद के त्योहार को लेकर जिले के जिम्मेदार लोगों को उनके साथ बैठ के कई जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें उन्होंने लोगों से ईद के त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। और साथ ही बैठक के दौरान क्षेत्र अधिकारी लक्सर ने बताया कि ईद के त्योहार और अलविदा जुमे की नमाज के संबंध में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को और सभी लोगों को त्योहार को सकुशल संपन्न करने के लिए जागरूक किया गया है। जो त्यौहार है संभवतः 3 तारीख को है और ये आज अलविदा जुमे की नमाज है। उस संबंध में जो है क्षेत्र के गणमान्य लोगों की मीटिंग ली गई है। सब लोगों को जो है त्यौहार को सकुशल संपन्न करने हेतु जागरूक किया गया है और सभी को कहा है कि सब कानून का पालन करें और साथ में भी जब ईद वगैरह के दौरान कोई रास्ते वगैरह अवरुद्ध ना हो, ये विनती की गई। सबने आश्वासन दिया है कि कोई भी रास्ता वगैरह अवरुद्ध नहीं होगा और छोटे मोटे अगर विवाद आते हैं वो अपने स्तर पे ही सुलटा लिए जाएंगे मौजूद लोगों से। ये इनसे विनती की गई है, सकुशल संपन्न करने सबसे निवेदन किया गया है। और दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। कोरोना ने लोगों की जिंदगियों में एक बार फिर से पाबंदियां लगा दी है। वहीं अगर बात करें धर्मनगरी हरिद्वार की, तो लोग लापरवाही से बिना मास्क लगाए गंगा घाटों पर घूम रहे हैं। यहां अधिकतर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में भी कोरोना नियम फिर से लागू किया गया है। बता दें कि आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर को देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किए हैं कि शहर में बिना मास्क के निकलने वालों लोगों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि सुनिश्चित कराया जाए कि शहर में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से ना निकले। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत अगले महीने से होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं यात्रा सीजन को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से धर्मनगरी हरिद्वार में अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसमें सड़क के किनारे और गंगा घाटों के किनारे अवैध झुग्गी झोपड़ी और दुकानें हटाई गई हैं। यात्रा आपको पता ही है कि नेक्स्ट मंथ से हमारी चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है और हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो भी हमारे तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं वो हरिद्वार में आकर हरि की पैड़ी पर मां गंगा स्नान करके इसके बाद वो अपनी यात्रा की आगे प्रस्थान करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा गया था कि कुंभ के उपरांत यहाँ के रोडी बेल वाला क्षेत्र में या हरि की पैड़ी के आसपास काफ़ी अवैध ढंग से लोग आ गए थे यहाँ और अपने ठेले और तरह तरह के तंबू कनात लगा के यहाँ रह रहे थे। तो प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि नगर निगम, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक ज्वाइंट टीम इन सभी को चिन्हित करके इनको हटाने का काम शुरू कर दिया है और आज काफ़ी व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है और स्थानीय पुलिस को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि ये सुनिश्चित करें कि दोबारा वहाँ अतिक्रमण न हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड में आईटीबीपी के हिमवीर 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग अभ्यास करते नजर आए। हिमवीरों का योग अभ्यास करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि 21 जून को हर साल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां की जाती हैं और इसी कड़ी में आईटीबीपी जवान भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में 15,000 फीट से ऊंचे इंडो तिब्बत बॉर्डर पर 0 से नीचे तापमान में भी आईटीबीपी जवान सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। इन दिनों ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 3 मई पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर विधानसभा में स्थित अपने पैतृक गांव पंचुर पहुंचेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे को लेकर उत्तराखंड वासियों में खुशी की लहर है। खासतौर पर पौड़ी जिले का उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये बड़े गर्व की बात है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जिले से संबंध रखते हैं। देना चाहता हूँ, पहले तो योगी आदित्यनाथ जी का जो 3 तारीख का भ्रमण प्रोग्राम है उसमें वो अपने गुरु आदित्यनाथ जी का अनावरण करने आ रहे हैं मूर्ति का। तो उसके बाद उनके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी माता जी से मिलने का जो भी समय होगा वो मिलने जाएंगे। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी खुशी की लहर है और हम भी जरूर मिलने जाएंगे उनसे। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो पौड़ी में भी आएंगे और उत्तराखंड दौरे पर हैं और संभवतः अपने गुरुजी का जो प्रतिमा का उसका अनावरण करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि अपने गुरु का सम्मान हमें तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। और उन्होंने एक संदेश भी दिया है और इसके साथ साथ वो अपने घर में भी अपनी माँ का आशीर्वाद लेने शायद संभवतः यहाँ पहुँचेंगे। अभी प्रोटोकॉल की जानकारी पूर्णतः नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम था अपनी गुरु की प्रतिमा का, वो पहले कोविड काल में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया और उसके बाद अब ये कार्यक्रम हो रहा है, तो बड़ी हर्ष का विषय है। हमको भी आज ही पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी उत्तराखंड के दौरे पाएंगे, अपने गुरु जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद हो सकता है माता जी से आशीर्वाद लें। बाकी प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा जानकारी हमको भी नहीं है, परंतु संगठन बहुत ज़्यादा उत्सुक है योगी जी के स्वागत के लिए। पूरा संगठन, पूरा जिला, हमारे सब नेतागण, जितनी जानकारी मुझको है, बहुत उत्सुक हैं और बहुत भव्य स्वागत योगी जी का होने जा रहा है। देश तो बहुत अच्छा जाएगा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं और हम लोगों को भी बड़ी उत्सुकता है कि एक बार उनके दर्शन करें और क्षेत्रीय जनता उनके दर्शन के लिए अवश्य मिलेगी। और चमोली के लंगासू में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन मोटर मार्ग वहां के प्राइमरी स्कूल के लिए खतरा बनती जा रही है। हर पर सड़क का मलबा स्कूल में गिरने का खतरा बना हुआ है और वहीं लोगों का कहना है कि सड़क का मलबा स्कूल के साथ साथ घरों तक भी आ रहा है। वहीं लोगों की चेतावनी भी सामने आई है और कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरी मांग ये प्रशासन से ये है कि क्योंकि यहाँ पे 29 बच्चे कार्यरत रहते हैं, प्रधानाचार्य की यहाँ पे खतरा ना हो, जिसके कारण कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं वो ना भाग सकते हैं ना इधर उधर हो सकता है। मैं ये प्रशासन से मेरा निवेदन है विशेष रूप से यहाँ पे सुरक्षा दीवार लगाई जाए जिससे कि मलबा आए तुरंत और यहाँ पे नुकसान न हो। इसी कारण मैं ये प्रशासन से मेरी गुहार है, अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं यहाँ पे आकर के तुरंत धरना दूंगी। दिक्कत तो बहुत हो रही है, ऊपर से टूट रहा है और बड़े बड़े पत्थर जो हैं उसी तरफ आ रहे हैं। अभी तो उन्होंने थोड़ा सा मलबा मिट्टी का मलबा लगा रखा है, लेकिन ऊपर से टूटने का बहुत ज़्यादा है। और परसों एक ही इतना बड़ा पत्थर आया कि मैं खुद को तो बचाना जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा छोटे बच्चों को कैसे बचाऊं। ये समस्या मुझे चिंता रोज है कि यदि ऊपर से टूटेगा तो वो पीछे वाला जो कमरा है उसको ले जाएगा। मैं ये चाह रही हूँ कि वहाँ पे सुरक्षा दीवार जो है मजबूत सुरक्षा दीवार बना दी जाए। पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, रात हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पे 8-10 परिवार हैं हमारे, रात को सो भी नहीं रहे हैं और इन्होंने ये रोड जो है ज़बरदस्ती काटी यहाँ पर से। इसकी सर्वे भी यहाँ पे नहीं हो रही थी और हम 10-12 परिवार हैं जो रात को नहीं सो रहे। दिन में अब यहाँ बड़ा हादसा भी हो सकता है। यात्रा सीजन खुल गया, गाड़ियों में पत्थर गिर रहे हैं। स्कूल यहाँ पे सामने पे खड़ी है, स्कूल के बच्चे भी परेशान हैं। सारे हम तो ज़्यादा ही परेशान हैं, हमारे माँ पिताजी भाई इतने लोग हैं यहाँ पे। उत्तराखंडी सिनेमा, संगीत जगत और स्थानीय लोक कलाकारों के प्रोत्साहन के साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली के प्रवासियों की संस्था यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स 2022 शो का आयोजन करने जा रही है। अपने 10वें संस्करण के तहत उत्तराखंडी सिनेमा, संगीत जगत अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए आगामी 30 अप्रैल को दिल्ली के केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम सिविक सेंटर में यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स 2022 का आयोजन होने जा रहा है। 3 महीने पहले से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इस नॉमिनेशन में सबसे पहले एक जूरी टीम का गठन होता है। जूरी टीम के प्रोफाइल को देख के ये भी देखा जाता है कि वो
जितने साल का हम लोग इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे इस साल हम 2019, 20 और 21 में हुआ जो भी हमारे पिक्चर्स आई हैं, हमारी मूवीज़ बनी हैं, शॉर्ट मूवीज़ बनी हैं, जो भी संगीत के क्षेत्र में काम हुआ है, हमने उसको कंसिडर किया है। तो जूरी का गठन में इस साल हमारे 8 लोगों की टीम थी, जिसमें से 4 लोग हमारे संगीत की जूरी थी और 4 लोग हमारे जो है सिनेमा क्षेत्र की जूरी थी। ऑल इंडिया रजिस्टर्ड सोसाइटी है और हम लोग उत्तराखंड में मेडिकल कैंप, कैरियर गाइडेंस कैंप लगाते रहे हैं। इसके बाद सन 2010 में हमने यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स को कंसीव किया था। हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट आया था कि क्यों ना अपने उत्तराखंड की इंडस्ट्री को, सिने इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कोई एक ऐसा अवार्ड शो शुरू करें। तो यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड फर्स्ट टाइम सन 2010 में ऑर्गेनाइज हुआ था और इसको बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था पूरी उत्तराखंड सिने इंडस्ट्री से, और सारे उत्तराखंड सिने इंडस्ट्री के लोग हमसे जुड़े थे। उसके बाद से ये 9 बारी ये अवार्ड शो हो चुका है और अब ये 10वां अवार्ड शो है। 2 साल ये अवार्ड शो नहीं हो पाया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।